नमस्कार दोस्तों, एमएसआर पाठशाला में आपका स्वागत है। आज से अपन प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों हेतु पर्सन बैंक क्षेत्र में भी कदम रखने जा रहे हैं। तो दोस्तों देखते हैं, कक्षा 10 का से अपन आरंभ करेंगे और कक्षा 9 और उसके बाद की सबसे पहले अपन विज्ञान विषय लिया है और अन्य भी सामान्य ज्ञान के प्रश्न अपन आगे वीडियो में बढ़ाते रहेंगे। तो दोस्तों वीडियो पूरा देखना, लाइक सब्सक्राइब करना ताकि आप तक बहुउपयोगी ज्ञान आप तक पहुंच सके और आपके प्रतियोगिता परीक्षाओं में आपको अगर लेस मात्र भी मदद इससे मिल सके तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानूंगा। तो वीडियो ज़रूर देखना बच्चों और मेरे दोस्तों। तो सबसे पहले मैंने आज आरंभ है इसलिए सबसे पहला छोटा वीडियो बनाया है जिसमें कक्षा 10th का अध्याय फर्स्ट जिसको अपना नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, इसके 20 ऐसे क्वेश्चन लिए हैं जो कि लगभग परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। वो ये पिछले पेपर आरपीसी के और अन्य परीक्षाओं के पेपर देख के भी इन प्रश्नों को चुना गया है और साथ साथ में महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी इसमें शामिल किया गया है। तो चलते हैं कक्षा 10th का अध्याय फर्स्ट रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण के जो प्रश्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में या अर्थात एग्जाम में पूछे जाते हैं उनके बारे में। तो सबसे पहला प्रश्न है दोस्तों, ये कई बार क्वेश्चन है वो आ चुका है कि दूध का दही में परिवर्तन क्या कहलाता है। दूध का दही में परिवर्तन, जो दूध है दूध को अपन दही में परिवर्तन करते हैं तो ये किस प्रकार का परिवर्तन है बच्चों दोस्तों। तो ये 2 प्रकार के परिवर्तन होते हैं। अपन इसके बारे में थोड़ा थोड़ा डिस्क्राइब भी मैं करता रहूँगा ताकि आपको पूरा मैटर समझ में आ जाए। तो 2 प्रकार के परिवर्तन होते हैं, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन दोस्तों या बच्चों उसको कहते हैं जो कि रंग रूप अवस्था गंध इनमें परिवर्तन हो, कोई नया पदार्थ नहीं बनता हो, पदार्थ वही रहता है और सिर्फ रंग रूप और गंध में परिवर्तन होता है तो वो भौतिक परिवर्तन होता है। और रासायनिक परिवर्तन नया पदार्थ, जिसमें ऐसा परिवर्तन जिसमें नया पदार्थ बन जाता है बिल्कुल और पुनः मूल पदार्थ प्राप्त नहीं किया जा सकता। और भौतिक परिवर्तन में पुनः मूल पदार्थ अपन प्राप्त कर सकते हैं, जबकि रासायनिक परिवर्तन में पुनः मूल पदार्थ प्राप्त नहीं कर सकते। तो इस प्रकार के ये 2 परिवर्तन है, इनके बारे में कई बार पूछा गया है और पूछ भी लेते हैं। तो अपना क्वेश्चन है कि दूध का दही में परिवर्तन क्या कहलाता है। तो अब दूध का दही में परिवर्तन तो अपने आप आपको इसका आंसर देना चाहिए मेरे समझाने के बाद में दोस्तों। तो अब तक शायद आपने आंसर दे दिया होगा और नहीं दिया तो मैं थोड़ा बताने की कोशिश करूँगा आपको इसमें। तो दूध का दही में परिवर्तन, अब चूँकि दही एक नया पदार्थ बन चुका है, दूध से दही नया पदार्थ बन चुका है बच्चों, इसलिए इस प्रकार का परिवर्तन है वो नया पदार्थ बन गया दही। तो नया पदार्थ जिसमें बनता है उसको रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? रासायनिक परिवर्तन। तो बच्चों इसमें दोस्तों इसमें होगा रासायनिक परिवर्तन है। दूध का दही में परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन है। क्यों? क्योंकि इसमें नया पदार्थ बन चुका है दही और दही से पुनः दूध प्राप्त करना पॉसिबल संभव नहीं है बच्चों। तो इस प्रकार का परिवर्तन दोस्तों ये रासायनिक परिवर्तन में आता है। इसके और भी उदाहरण है, जैसे ये मैग्नीशियम का तार का जलना, मैग्नीशियम का तार जल जाता है उसके बाद में वो पुनः मैग्नीशियम का तार प्राप्त नहीं किया जा सकता और एक नया पदार्थ राख प्राप्त हो गई है, मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त हो गया है। उसी प्रकार लकड़ी का जलना, ये भी क्या है, ये दोनों इसके उदाहरण है, बहुत रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण है दोस्तों। फिर प्रश्न नंबर 2 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कि बर्फ का जल में व जल का भाप में परिवर्तन किस प्रकार का उदाहरण है। तो बर्फ का जल में, जैसे यहाँ पर है कि बर्फ है वो जल में परिवर्तित हो रही है और जल है वो भाप में परिवर्तित हो रहा है, अर्थात बर्फ को गर्म करने पर दोस्तों जल बन रहा है, जल को गर्म करने से भाप बन रहा है। उसी प्रकार भाप को पुनः ठंडा करते हैं तो वो जल बन जाता है और जल को ठंडा करते हैं तो बर्फ बन जाता है। अर्थात जिस कारण से बर्फ से जल बना उस कारण को हटा लिया गया तो जल वापस बर्फ बन जाएगा। इस प्रकार इसमें कोई नया पदार्थ नहीं बना है, सिर्फ अवस्था बदली है। ये ठोस था, ये द्रव्य था और ये गैस था। तो इस प्रकार अवस्था रंग रूप में जो परिवर्तन होता है और पुनः मूल पदार्थ प्राप्त अपन जिसमें कर सकते हैं, जैसे भाप से अपन पुनः बर्फ प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार का परिवर्तन है वो भौतिक परिवर्तनों में आता है दोस्तों। तो इसका आंसर होगा भौतिक परिवर्तन, इसका आंसर होगा भौतिक परिवर्तन। तो ये बर्फ का जल का भाप में परिवर्तन किस प्रकार का उदाहरण है।
तो बच्चों इसमें अपन को सबसे पहले चारों ऑप्शन पढ़ने चाहिए: रासायनिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन, रेडॉक्स और ऑक्सीकरण। किसी भी क्वेश्चंस आंसर को करते वक्त जहाँ कहीं भी आप कर रहे हो तो इसका एक बहुत ही अच्छा तरीका होता है। मैं आपको इसमें तरीके भी बताऊंगा कि कैसे आप क्वेश्चन आंसर को हल करते हुए दोस्तों सारी जानकारी, सारगर्भित जानकारी आप प्राप्त कर सकते हो। यानी अब इसमें अपन को भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन के बारे में तो ज्ञान हो गया, लेकिन रेडॉक्स अभिक्रिया ये क्या है, रेडॉक्स, इसके बारे में भी आपको नॉलेज होना चाहिए। ऐसे नहीं कि आप जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर रहे हो तो सिर्फ ऊपर वाला क्वेश्चन पढ़कर जो आंसर है उसको ही टिक लगा दिया, बाकी के आपने पढ़े ही नहीं, और पढ़े तो नज़रअंदाज कर दिया आपने कि इनका ज्ञान नहीं, कोई मतलब नहीं है कि रेडॉक्स क्या है आपको, ऑक्सीकरण क्या नहीं। यहाँ इसका भी आपको ज्ञान प्राप्त कर लेना चाहिए। तो इस प्रकार चारों ऑप्शनों का पूर्णतः नॉलेज प्राप्त करते हुए आगे चलना चाहिए, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा आप जो एरिया वो कवर कर सको साइंस। तो रेडॉक्स वो अभिक्रिया होती है दोस्तों जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों अभिक्रियाएं साथ में होती है, उसको रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। और ऑक्सीकरण उसको कहते हैं जिसमें ऑक्सीकरण होता है, यानी ऑक्सीजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का निकलना, इलेक्ट्रॉन का त्यागना, ये 3-4 घटनाएं आती है ऑक्सीकरण की, जो अपन आगे पढ़ेंगे। फिर तीसरा क्वेश्चन है कि शोषण अभिक्रिया है, यानी शोषण अभिक्रिया क्या है, इनमें से दे रखी है इसमें। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, ऊष्माशोषी अभिक्रिया है, या ऑक्सीकरण है, या अपचयन है दोस्तों। तो शोषण की अभिक्रिया है वो मोस्टली उसमें ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है दोस्तों, ये ऊष्माक्षेपी। अब ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया किसको कहते हैं, तो इसमें देखो उदाहरण दे रखा है, ऑक्सीकरण है हो रहा है तो ये ऑक्सीकरण अभिक्रिया तो होनी है, तो इसके साथ साथ ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, तो ये दोनों ऑप्शन इसमें मुझे सही लग रहे हैं। परंतु यहाँ ऑक्सीकरण अब अपन देखते हैं कि क्या ऊष्मा, ये ऑक्सीकरण अपन ने समझे, अपचयन ऑक्सीकरण का उल्टा होता है दोस्तों। ऑक्सीकरण जिसमें ऑक्सीजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का निकलना, इलेक्ट्रॉन का त्यागना है, तो इसमें उल्टा है कि ऑक्सीजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का निकलना, ऑक्सीजन का निकलना, हाइड्रोजन का जुड़ना और इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना अपचयन कहलाता है। ये अपन आगे विस्तार से पढ़ेंगे। इसके बाद में ये अपन देखा जाए तो ऊष्माक्षेपी व ऊष्माशोषी, ये दो नई चीज़ आई है कि ये क्या है। तो शोषण अभिक्रिया एक, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ये तो तय हो गया। अब ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया किसको कहते हैं, तो बच्चों इसमें देखते हैं अपन कि रिएक्टेंट यानी क्रिया कारक से प्रोडक्ट बनता है, उत्पाद बनता है। उत्पाद बनने में अगर ऊर्जा निकलती है, उत्पाद बनने में अगर जैसे अपन कोई उत्पाद बनाते हैं, क्रिया कारक से उत्पाद बनाते हैं, उसमें ऊर्जा अगर निकलती है तो वो अभिक्रिया आपकी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। और अगर रिएक्टेंट से उत्पाद बनाते समय, प्रोडक्ट बनाते समय यानी उत्पाद बनाते वक्त ऊर्जा की आवश्यकता हो दोस्तों यहाँ पर, तो उसको अपन कहते हैं ऊष्माशोषी अभिक्रिया, यानी आवश्यकता पड़ी है यहाँ पर, इससे ये बनने में यानी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने में ऊर्जा की आवश्यकता हुई तो इसको अपन कहेंगे ये ऊष्माशोषी, इसलिए ये ऊष्माशोषी अभिक्रिया हो गई। अब अगला क्वेश्चन इसी पे आधारित है कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो ये तो आपको मैंने आंसर बता दिया है, तो आप जल्दी से इनमें से पढ़कर बता सकते हो कि इसमें कौन सी है। तो इसमें ऊष्मा निकलती है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में, या इसमें ऊष्मा की आवश्यकता होती है, या जिस अभिक्रिया को आरंभ करने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता हो या उसको, या फिर ए व सी दोनों सही हैं। तो दोस्तों इसमें हो गया ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। जैसे मैंने आपको यहाँ बताया कि ऐसी अभिक्रिया जिससे क्रिया कारक से उत्पाद बनते वक्त ऊर्जा निकलती है, तो इसमें ये पहला ऑप्शन सी हो गया, ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा निकलती है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। फिर आगे का क्वेश्चन नंबर 5, ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा की आवश्यकता होती है क्या कहलाती है। तो ये यहाँ अभी अपन ने पढ़ा था कि जिसमें ऊष्मा की आवश्यकता होती है वो क्या कहलाती है, तो वो होगी दोस्तों ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ऊष्मा आवश्यकी कुछ नहीं होता, कोई टर्म नहीं है साइंस में, ये ऐसे ही भ्रमित करने के लिए लिखा गया, इसमें कोई नहीं है। फिर हम मैग्नीशियम रिबन को वायु की, अगला क्वेश्चन नंबर 6, मैग्नीशियम रिबन को वायु की उपस्थिति में दहन करने से क्या बनता है। तो दोस्तों मैग्नीशियम हो या कोई भी तार हो, अगर उसको अपन वायु की उपस्थिति में दहन करते हैं तो वायु में दहन कराने का कार्य कौन करता है, कौन दहन करता है वायु में, ये सबसे बड़ी बात है। तो वायु में कोई भी चीज़ अपन जलाते हैं तो कौन जलाती है, कौन सी गैस जलाने में काम आती है, तो जलाने में सहायक गैस है ऑक्सीजन गैस। एकमात्र गैस होती है जो कि जलाने में सहायक होती है ऑक्सीजन।
तो अगर अपन किसी भी वस्तु को जलाते हैं तो ऑक्सीजन गैस से अभिक्रिया होती है। उसको जलाना यानी किसी वस्तु को जलाना यानी उस वस्तु का ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराना। लकड़ी का जलाना यानी लकड़ी का ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराना। अपन कुछ भी जलाओ उसका ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया होना ही जलना कहलाता है। इसलिए यहाँ पर दोस्तों मैग्नीशियम के तार का जलना पूछा गया है कि मैग्नीशियम रिबन यानी तार को वायु की उपस्थिति में दहन करने पर क्या बनता है। तो वायु की उपस्थिति में दहन होगा तो ऑक्सीजन से क्रिया होगी, और क्रिया होने पर मैग्नीशियम और ऑक्सीजन क्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाते हैं MgO। तो इसका नाम है मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो बच्चों इसमें ये मैग्नीशियम ऑक्साइड का ये सूत्र गलत है, ये सही है। तो इसका ये हो गया, ये मैग्नीशियम कार्बोनेट है, ये मैग्नीशियम नाइट्रेट है। वायु में तो सभी होते हैं, तो ये भ्रमित करने वाला है। लेकिन सिर्फ ये पता होना चाहिए, आधार बेसिक पता होना चाहिए अपन को कि जब भी जलाते हैं तो न तो कार्बोनेट बनता है और न ही नाइट्राइड बनता है, क्योंकि ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया होती है, इसलिए मैग्नीशियम ऑक्साइड ही बनेगा। क्योंकि किसी भी चीज़ को जलाओ आप ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया होगी। उसी प्रकार अगला दे रखा है दानेदार जिंक पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से कौन सी गैस बनती है। तो दानेदार अम्ल में हमेशा वही होता है जो H+ आयन रखता है, उसको दोस्तों अम्ल कहते हैं। मैं कुछ हिंट देता जा रहा हूँ आपको, ताकि आपको एग्जाम में कैसे पता चले कि क्या हो रहा है। ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो मतलब कम नॉलेज हो तो भी आपको आंसर कैसे आए, ये भी मैं आपको साथ साथ में बताता जाऊँगा दोस्तों। तो अब अम्ल तो अम्ल में ये थोड़ा सा पता होना चाहिए कि जो H+ आयन देता है उसे अम्ल कहते हैं। तो चूंकि अब H+ आयन पर अपन दानेदार जिंक पर अम्ल डालेंगे तो 100% है कि ये गैस निकलेगी। H+ आयन है उससे गैस निकलेगी, तो उससे कौन सी गैस निकलेगी दोस्तों, हमेशा हाइड्रोजन गैस निकलेगी, H2 गैस, जिसको अपन हाइड्रोजन गैस कहते हैं। तो ये हाइड्रोजन गैस होगी। तो आंसर हो गया दोस्तों सी आंसर इसमें सही पाया गया। उसी प्रकार 8वां नंबर है। 8वें नंबर में अगर देखा जाए दोस्तों तो इसमें देखते हैं क्या होता है 8th नंबर में। तो 8th नंबर में अगर अपन देखें तो यहाँ पर दे रखा है कि बिना बुझा हुआ चूना। दोस्तों बिना बुझा हुआ चूना का सूत्र क्या है। अब यहाँ पर दो प्रकार के तो बिना बुझे चूने का सूत्र ये है आपके सामने। तो CaO, CuO, कैल्शियम ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड, CaOH का H2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और कॉपर हाइड्रोक्साइड। तो ये भी अच्छी तरह से याद होना चाहिए दोस्तों। तो बिना बुझा हुआ चूने का सूत्र होता है CaO, ये फर्स्ट नंबर CaO। तो ये चीज़ें थोड़ी कुछ याद करनी पड़ेगी। CaO, अब CaO बुझा हुआ चूना, ये CaO वही है जो अपन सफ़ेदी करते हैं, जिसको अपन कली कहते हैं हिंदी में, या सफ़ेदी मारवाड़ी में कली कहते हैं। ये CaO वही है। और अब इसको बुझा देते हैं आके, यानी इसमें पानी डाल देते हैं। पानी डालने से ये बुझ जाता है, तो इसको बुझा हुआ चूना कहते हैं। पानी डालने के बाद में बनता है। तो सीधी सी बात है CaO है और इसमें H2O पानी का सूत्र है, H2O डालेंगे तो ये Ca तो है ही, एक O इसके पास था और H2O और जोड़ दिया तो ये बन गया H2। तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है दोस्तों। तो इसका बुझा हुआ चूने का सूत्र हो गया ये, यानी इसमें पानी ऐड कर दिया, इसमें H2+ H2O ऐड कर दो CaO में। तो जैसे अपन यहाँ देखते हैं कि CaO में H2O ऐड करेंगे तो Ca एक तो खुद का है, एक ऑक्सीजन ये O है, प्लस इसमें H2O ऐड करेंगे, यानी बुझा दिया इसको चूने को। इसके अंदर CaO के अंदर एनर्जी होती है, एनर्जी होने से इसमें अंदर उष्मा होती है। तो जैसे ही अपन जल डालेंगे छन देने ऐसे आवाज़ करेगा, आवाज़ करके और ये दोस्तों बुझ जाएगा। तो इसमें क्या मिल जाएगा, कैल्शियम और ऑक्सीजन कितनी हो गई, एक दो ऑक्सीजन हो गई, दो ही हाइड्रोजन हो गई। तो अपन इसको सीधा ऐसे करके CaOH करके H दोस्तों इस प्रकार लिख सकते हैं H2। तो ये हो गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसका नाम हो गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। उसी प्रकार अगर 10 नंबर अपने इसमें देखें बच्चों कि यहाँ पर क्या आएगा, ऑक्सीजन अभिक्रिया किसे कहते हैं।
तो अब ऑक्सीकरण अभिक्रिया में मैंने पहले ही बताया था, ऐसी अभिक्रिया जिसमें O2 का जुड़ना, H2 का निकलना उल्टा है, O2 का जुड़ना, H2 का निकलना, और ऋण विद्युतीय तत्व का जुड़ना, क्योंकि ऑक्सीजन ऋण विद्युतीय है यानी माइनस जिस पर चार्ज होता है, और हाइड्रोजन धन विद्युतीय है तो धन विद्युतीय तत्व निकलना। ये सारे के सारे हैं वो ऑक्सीकरण की 4 स्टेज होते हैं। ऑक्सीकरण 4 प्रकार के होते हैं, जिसमें ऋण विद्युतीय तत्व जुड़ना, ऑक्सीजन का जोड़ना, और H2 का निकलना, धन विद्युतीय तत्वों का निकलना, और इलेक्ट्रॉन का त्यागना। दोस्तों ये 5 चीज़ें हैं जो कि ऑक्सीकरण में आते हैं। तो इसलिए 5 चीज़ें हैं ये ऑक्सीकरण की हैं, और उसके बाद में जो आती हैं वो इसका उल्टा होता है अपचयन। दोस्तों अपचयन यानी इसका उल्टा कर लो कि भाई इसका निकलना, जुड़ना, यहाँ जैसे अपचयन है तो अपचयन में ऑक्सीजन का जोड़ना है तो वहाँ हो जाएगा ऑक्सीजन का निकलना। यहाँ H2 का निकलना है ऑक्सीजन में तो अपचयन में हो जाएगा H2 का जोड़ना। ऑक्सीजन में ऋण विद्युतीय तत्व का जोड़ना है तो वहाँ हो जाएगा ऋण विद्युतीय तत्व का निकलना। तो इस प्रकार ऑक्सीकरण और अपचयन एक दूसरे की विपरीत परिस्थितियाँ हैं और विपरीत घटनाएं एक दूसरे की। तो यहाँ पर चूंकि इस 10 नंबर क्वेश्चन है कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो ये तीनों ही आएंगी दोस्तों इसमें, कि O2 का जुड़ना यानी ऑक्सीजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का निकलना और धन विद्युतीय तत्व का जोड़ना, यानी उपरोक्त सभी आंसर हो जाएगा इसमें। उसी प्रकार रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो पहले भी ऊपर आया था, ऑक्सीकरण और अपचयन ये दोनों जिसमें होता है उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। तो पहला फर्स्ट एंड व सेकेंड दिनों में गलत लिखा गया, ये दोनों फर्स्ट और सेकेंड दोनों इसका आंसर होंगे दोस्तों। उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 12 है, दीवार पर सफेदी करने में काम आता है। तो दीवार पर सफेदी करने में अभी बताया क्या काम आता है, बिना बुझा चूना। बिना बुझे चूने में अपन CaO कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डाल देते हैं तो ये दीवार पर सफेदी करने में काम आता है। बिना बुझा चूना है उसमें अपन जिसको कली कहते हैं मारवाड़ी में, उसमें अपन जल डालते हैं, जल डाल के दीवार में सफेदी करते हैं तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया, बुझा हुआ चूना, यह काम आता है दीवार में सफेदी करने में। उसी प्रकार दोस्तों ग्लूकोज का सूत्र होता है, तो ये अलग अलग है, C6H12O6, C6H12O5, C5H10O6, C6H10O6। तो ऐसी कंडीशन में जो अगर याद भी है थोड़ा बहुत तो भी अपन कंफ्यूज हो जाते हैं अगर इस प्रकार के ऑप्शन दिए हुए होते हैं। तो हम दोस्तों इसको याद करने का सीधा सा तरीका है कि कार्बन और ऑक्सीजन 6 बराबर होती हैं। तो इसमें जैसे ये है कार्बन 6 है और ऑक्सीजन भी 6 है, और हाइड्रोजन इनकी डबल होती है यानी 12, ये रहा, बड़ा आसान हो गया। तो ये इसका ग्लूकोज का सूत्र हो गया, कार्बन और ऑक्सीजन 6 हैं, बराबर हैं, और हाइड्रोजन इसकी डबल होती है H12। तो ये ऑक्सीजन, ये इसका ग्लूकोज का सूत्र हो गया। तो ये प्रथम चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन हैं दोस्तों उतने मैंने बनाने की प्रयास किया है, और जो भी आए हुए हैं इससे एग्जाम में पिछले वो ही क्वेश्चन लिए गए हैं। दूसरा संक्षारण किसे कहते हैं, तो संक्षारण किसे कहते हैं तो ये भी आपको आता है कई बार कि है क्या संक्षारण। तो वैसे तो संक्षारण जंग लगने की क्रिया ही संक्षारण है, जैसे लोहे पर जंग लगता है तो वो संक्षारण की क्रिया कहलाती है। पर इसका अगर थोड़ा सा क्वेश्चन आता है तो इस प्रकार आ जाता है, बस लोहे पर या धातु, लोहा भी एक धातु है तो इसमें जंग लगने के लिए धातु चाहिए, अम्ल चाहिए और अम्ल और आर्द्रता चाहिए, धातु, अम्ल और आर्द्रता। तो यहाँ पर ये सांद्रता मिसप्रिंट हुआ है, यहाँ आर्द्रता यानी धातु, अम्ल और आर्द्रता, ये तीन चीज। आर्द्रता यानी नमी, जो एनवायरनमेंट में जो नमी है और वो एसिड है H+ आयन, और धातु यानी जो भी धातु है, ये तीनों मिलकर ही जो दोस्तों जंग का रूप लेते हैं। जैसे लोहे पर जंग लगता है तो अंदर नहीं लगता, बाहर जब बारिश में वो भीगता है या नमी होती है बाहर पड़ा तो उस पर लग जाता है। तो ये इसका राइट आंसर है। बाकी धातु क्षारक जल नहीं है, धातु लवण जल नहीं, धातु क्षारक जल नहीं, ये नहीं, सिर्फ धातु, अम्ल और आर्द्रता, ये तीन चीज़ें। फिर निम्न में से संक्षारण व जंग का उदाहरण है, निम्न में से कौन सा ऐसा है जो जंग का उदाहरण है, जंग या संक्षारण का उदाहरण है। तो इसको अपन देखने के लिए दोस्तों देखते हैं कि जंग का इसमें से क्या उदाहरण है। लोहे पर भूरी परत चढ़ी हुई है, यानी भूरी, ब्राउन परत, लोहे पर भूरी परत चढ़ी हुई, क्या ये संक्षारण है या जंग है। जंग का उदाहरण बता रहा है ये कि जंग कौन कौन सा है। तो लोहे पर भूरा परत चढ़ना, चांदी की सतह पर काली परत चढ़ना, तांबे की सतह पर हरी परत चढ़ना, या ABC तीनों सही है।
तो ये ऐसे ऐसे क्वेश्चन दोस्तों आए हुए हैं कई बार कि निम्न में से संक्षारण या जंग का उदाहरण कौन सा है। तो इसमें तीनों ही दोस्तों ये जंग का उदाहरण है। लोहे पर भूरी परत चढ़ना भी एक प्रकार का जंग है, चांदी पर काली परत चढ़ना भी जंग कहलाता है, और तांबे पर हरी परत का चढ़ना भी जंग के दायरे में आता है। और जंग का रासायनिक नाम है संक्षारण। और ये इसका मतलब इसमें उत्तर हो गया डी, यानी ये तीनों सही है। उसी प्रकार दोस्तों वसायुक्त खाद्य सामग्री लंबे समय तक रखने से स्वाद खराब व बदबू आने लगती है, इस हेतु इनमें क्या मिलाया जाता है। यानी वसायुक्त खाद्य सामग्री जैसे चिप्स है या कोई बंद डिब्बे हैं उनमें कोई सामग्री आती है, तो उनमें सील पैक होते हैं, तो सील पैक होते हैं उनमें ऐसा क्या मिलाया जाए कि वो खराब नहीं हो, बदबू नहीं आए। तो ऐसा कौन सा पदार्थ मिलाया जाता है कि वो सामग्री लंबे समय तक चले। चिप्स हैं और हैं, चिप्स के पैकेट में क्या मिलाया होता है, जो हवा अपन खोलते हवा बाहर निकलती है वो भी है। तो इसमें दोस्तों प्रति ऑक्सीकारक मिलाया जाता है। क्या मिलाया जाता है? प्रति ऑक्सीकारक, क्योंकि ऑक्सीकरण होने से ही ये जो भी चीज़ें वो खराब होती है, और अगर उसमें आप प्रति ऑक्सीकारक मिला दो तो उसमें ऑक्सीकरण की घटनाएं है वो कम होगी। कम होने से उसमें चीज़ों के खराब होने में खराब लंबे समय तक चलेंगी वो चीज़ें जो भी है। उसी प्रकार आगे दे रखिए दोस्तों की 17 नंबर क्वेश्चन है कि कॉपर सल्फेट के विलयन में डूबी लोहे की कील में क्या परिवर्तन होगा। अगर कॉपर सल्फेट के विलयन में अपन लोहे की कील डुबो दें तो क्या होगा। 15-20 मिनट तक रहने दें तो विलयन का जो नीला रंग है, यहाँ नीला रंग है वो गायब हो जाता है, या कील पर तांबे की परत चढ़ जाती है, या ए व बी दोनों सही है, या इसमें से कोई सही नहीं है। तो दोस्तों जब कॉपर सल्फेट का रंग नीला होता है, हकीकत में कॉपर सल्फेट का नीला रंग होता है, अगर इस पर अपने इसको अपने लोहे की कील को अगर इसमें डुबो दें तो कॉपर सल्फेट का नीला रंग है वो धीरे धीरे गायब हो जाएगा, और लोहा घुल घुल कर कॉपर की जगह ले लेगा। जो लोहा है एफ ही वो घुल कर किसकी जगह ले लेगा? कॉपर तांबे की जगह ले लेगा, और तांबा यानी लोहा यानी फेरस, लोहे को फेरस कहते हैं, फेरस सल्फेट बन जाएगा, जिससे नीला रंग धीरे धीरे तो गायब हो जाएगा। यानी पहला वाला सही है, विलयन का नीला रंग गायब हो जाता है। और दूसरी घटना साथ में और होगी दोस्तों, इसलिए दोनों चीज़ें आपको ज्ञान होना चाहिए कि कील पर तांबे की परत चढ़ जाती है, और जो कील होगी ये लोहे पर, यहाँ से जो तांबे हटेगा और तांबा कहाँ चला जाएगा? कील के ऊपर दोस्तों, कील लोहे की कील के ऊपर चढ़ता जाएगा। तो यहाँ से तांबा तो हटकर लोहे की कील पर चढ़ता जाएगा, और लोहा वो थोड़ा बहुत घुलकर कील से ये इस विलयन में आता रहेगा, तो इसलिए फेरस सल्फेट बन जाएगा। तो फेरस सल्फेट का रंग सफ़ेद होता है, तो नीला रंग धीरे धीरे सफ़ेद में बदल जाएगा, और ये कील थी जो कि जिस कलर की होती है उससे ऊपर तांबे की परत इस पर चढ़ती जाएगी। तो इसमें ए और बी दोनों सही है, इसलिए आंसर होगा दोस्तों सी। इसका आंसर होगा सी। तो इस प्रकार ये सारी बेसिक जानकारियाँ जरूरी है। अगर आप सारे ऑप्शन नहीं पढ़ते हो तो आपको पहला आंसर सही लगेगा, आप पहले पे टिक लगा दोगे तो वैसे गलत हो जाएगा, दूसरे पे टिक लगा दोगे तो गलत हो जाएगा। तो इस प्रकार आपको चारों ऑप्शन अच्छी तरह से किसी भी एग्ज़ाम में दोस्तों पढ़ना चाहिए। फिर क्वेश्चन नंबर 18 है। क्वेश्चन नंबर 18 में दे रखा है कि श्याम श्वेत फोटोग्राफी में प्रयोग किया जाता है। यानी जो फोटोग्राफी है श्याम श्वेत यानी ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में प्रयोग किया जाता है। क्या प्रयोग किया जाता है? इसमें से बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों ये आरपीसी में। तो इसमें सबसे पहले प्रयोग किया जाता है AGPR दोस्तों, ये फोटोग्राफी प्लेट में AGPR का प्रयोग किया जाता है। मैंने RS के काफ़ी एग्ज़ाम दिए हुए हैं, RS में बच्चों काफ़ी क्लियर हुआ हूँ, और बहुत सारे मेरे एग्ज़ाम दिए हुए हैं साइंस के। इसमें लगभग मोस्ट कौन से पर्सन है वो सब मुझे पता है, मेरे पास पेपर भी पड़े हैं, मैं उनका छांट कर अच्छे पर्सन बनाने का प्रयास करूँगा आपके लिए हमेशा। ऐसे अभिक्रिया जिसमें 19वां पर्सन है जिसमें अधिक क्रियाशील धातु यौगिक में से कम क्रियाशील धातु को निकाल देता है नहीं विस्थापित कर देता है, प्रतिस्थापित कर देता है। तो ये दोस्तों नाम से जैसे पता चल रहा है कि निकाल देता है नहीं विस्थापन कर देता है उस धातु का, तो ये विस्थापन अभिक्रिया हो गई। संयोजन अभिक्रिया दोस्तों होती है जोड़ने, जिसमें जुड़ता है नया तत्व वो संयोजन होता है। वियोजन यानी एक तत्व टूट कर दो भागों में विभक्त होता है वो वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। और द्विविस्थापन अभिक्रिया दोस्तों उसको कहते हैं जिसमें
एक दूसरे को प्रतिस्थापित कर देते हैं। दो क्रियाशील धातु हैं, एक दूसरे को प्रतिस्थापित करता है और उसको वो कर देता है, तो ये दोनों एक दूसरे का स्थान ले लेते हैं, तो वो द्विविस्थापन है। अगर सिर्फ एक धातु को प्रतिस्थापित किया जाता है, निकाल दिया जाता है, दूसरा धातु उसकी जगह आ जाती है, जहाँ ज़्यादा है यानी अधिक शक्तिशाली है, वो कम शक्तिशाली को लात मार के वहाँ बैठ जाता है। उदाहरण ऐसे आप देसी उदाहरण समझ सकते हो, तो इसको कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया। उसी प्रकार लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों 20 नंबर का 20वां क्वेश्चन, सील बंद डिब्बों व पैकेटों में वायु हटाकर कौन सी गैस भरी जाती है ताकि सामग्रियां खराब नहीं हो। काफ़ी बार आया हुआ है दोस्तों ये प्रश्न, और बहुत ही महत्वपूर्ण है कि सील बंद डिब्बों में वायु को हटाकर अपन कौन सी गैस, जैसे चिप्स का डिब्बा है, भी बताया मैंने, पैकेट है, और अन्य डिब्बे हैं जो कि टिन के डिब्बे आते हैं वो बंद आते हैं, उनमें ऐसा कौन सा पदार्थ भर या गैस भरते हैं ताकि उस सामग्री खराब नहीं हो। तो उसमें सारी गैसों को निकाला जाता है दोस्तों सबसे पहले तो, और उसमें फिर नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब ये क्यों भरी जाती है ये भी ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि नाइट्रोजन गैस सबसे कम क्रियाशील होती है दोस्तों, इसलिए वो क्रिया नहीं करती इन सामग्रियों के साथ, जो कि सीलबद्ध डिब्बे में जो सामग्री हैं उन सामग्रियों के साथ क्रिया नहीं करती, तो उसका ऑक्सीकरण नहीं होता, और ऑक्सीकरण नहीं होता तो सामग्रियाँ खराब नहीं होती है, इसलिए सीलबंद डिब्बों में ये गैस भरी जाती है। तो इसमें से ऐसे 10-1 क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि 10-12 क्वेश्चन जो कि कई न कई एग्जामों में बार बार पूछे जाते हैं दोस्तों। जैसे इसमें दीवारों की सफ़ेदी में क्या काम आता है, और आपके बुझावा चूना क्या है, ये सारे ऐसे इसमें हैं जो कि लगभग एग्जाम में दूध दही में परिवर्तन क्या कहलाता है, श्वसन अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया है। तो ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि लगभग इस कंपटीशन एग्जामों में आपको पूछे जाते हैं। अब 10th चैप्टर के अगर रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण में से कोई क्वेश्चन आएगा तो इन 20 क्वेश्चनों में से बाहर नहीं आएगा दोस्तों साइंस के। ये मेरा तजुर्बा है। तो ऐसे करके अपन प्रत्येक चैप्टर के 9, 10 को जितना हो सकता है सामान्य विज्ञान पूरा पढ़ने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियो लाइक अच्छा लगे, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।